हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम अपनी रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस। क्या है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर क्या है मैनेजमेंट का, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उससे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं कि मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन है। पूरे चैप्टर में मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है वो यही बहुत ज्यादा आसान डेफिनेशन है। मैनेजमेंट आप कैसे लिख सकते हैं? मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यानी मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम लोग सारी चीजों को कंप्लीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यानी किन की मदद से करते हैं? कुछ पर्संस की मदद से करते हैं और अपने गोल्स को क्या करते हैं? अचीव करते हैं इन द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। इफेक्टिवनेस क्या होता है कि काम जो किया जा रहा है वो क्या किया जा रहा है, बिल्कुल टाइम पर किया जा रहा है। और एफिशिएंटली का मतलब होता है कि जो काम है वो विद द मिनिमम कॉस्ट में किया जा रहा है। तो यहाँ पर एफिशिएंसी और वर्सेस इफेक्टिवनेस जो है इसमें यही बोला गया है कि ये दो एस्पेक्ट्स हैं जहां पर इन दोनों एस्पेक्ट्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता मैनेजमेंट के अंदर। और ये दोनों एस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर तो काम टाइम पर कंप्लीट हो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा कॉस्ट लग रही है तो इसमें भी मैनेजमेंट को यानी जो बिजनेस फर्म्स हैं उनको कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। वो है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जो मैनेजमेंट है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। यहाँ पर जो गोल है वो किस तरह के होने चाहिए? शुड बी सिंपल होने चाहिए, क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए कि कौन सा गोल है। और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैविंग डिफरेंट गोल्स। जितनी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उन सभी के जो गोल्स हैं वो कैसे होते हैं? अलग होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट जो है एक ऑल परवेसिव फंक्शन है। यहाँ पर कोई भी मैनेजमेंट कोई सी भी कंपनी, जैसे चाहे कोई सा भी बिजनेस है, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, हर एक जगह पर मैनेजमेंट जरूरी है। यहाँ पर बोल रखा है कि जैसे कोई स्कूल है उसमें भी मैनेजमेंट जरूरी है, हॉस्पिटल में भी मैनेजमेंट जरूरी है, पेट्रोल पंप पे भी मैनेजमेंट जरूरी है। लेकिन जो मैनेजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है अलग अलग केसेस में, बट जरूरी हर जगह है। ऑल परवेसिव यानी हर जगह पर जरूरी होती है। फिर नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट जो है एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है जहां पर हमारे तीन काम आते हैं। तो फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। यहाँ पर क्या होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क में कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन काम करना चाहती हैं वो यहाँ पर काम करती हैं, यानी परफॉर्मेंस ऑफ वर्क पर एग्जिस्ट करती हैं कि अगर वो काम करेंगी उसी पर उनको प्रॉफिट मिलेगा। यानी पहला क्या है कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कि हमें क्या करना है? वर्क को परफॉर्म करना है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट जो है क्या करती है? वर्क को अपने गोल्स में ट्रांसलेट कर लेती है। जो भी काम वो कर रही हैं उनको गोल्स में अचीव करने के लिए गोल्स बना लेती हैं कि हमें गोल ये है हमारा, तो इसके अकॉर्डिंग ही काम किया जाएगा। जैसे उन्होंने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो क्या किस तरह के डिसीजंस लेती हैं, प्लान्स बनाती हैं, बजट्स बनाती हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटी को असाइंड और डेलीगेट कर देती हैं। फिर उसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ह्यूमन रिसोर्सेज और जो पीपल हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और ग्रेटेस्ट एसेट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो इसमें सबसे पहली बात आती है गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल इज स्टिल मेजर टास्क फॉर द मैनेजर। ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है मैनेजर के लिए कि किसी और पर्सन से काम करवाना। तो इसमें दो डायमेंशंस आती हैं कि इट इम्प्लाइज डीलिंग विद एम्प्लॉयज एज इंडिविजुअल विद डाइवर्स नीड्स एंड बिहेवियर। यानी कि ये क्या करता है? उनसे डील करता है एम्प्लॉयज से उनके अलग अलग बिहेवियर और उनके अलग अलग नीड्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद इट ऑल्सो मीन्स डीलिंग विद द इंडिविजुअल्स एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। यानी ये क्या करता है? इंडिविजुअल को ग्रुप ऑफ पीपल यानी बहुत सारे लोगों से एक साथ मिलता है और उनको वो काम करने को क्या करता है? प्रेरित करता है, वी कैन से कि काम उनसे करवाता है। ठीक है। और फिर नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है ये मैटर नहीं करता, लेकिन वो जिस तरह से एक्टिविटीज करती है वो मैटर करता है। यानी कि जो भी वो काम कर रही हैं, या दिस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो चलता रहता है। यहाँ पर जो हमारा आउटपुट निकल कर आता है, इनपुट को जब हम आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम ऑपरेशन या एक्टिविटीज में इंक्लूड करते हैं।
तो ये कहाँ तक जाते हैं, आउटपुट निकल के आया, फिर ये आउटपुट कहाँ पर जाता है, कंजप्शन के लिए जाता है। तो ये सारी क्या होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं जो मैनेजमेंट को करनी पड़ती हैं। तो ये जो है ऑपरेशन, ये किससे लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है, बोथ द मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। क्योंकि अगर काम आप लोग नहीं सोचेंगे, यानी बिजनेस फर्म्स अगर काम नहीं सोचेगी और पीपल को काम करने को नहीं कहेगी, तो ये वाला ऑपरेशन हम लोग नहीं कर सकते, इनपुट को आउटपुट में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते और कंजप्शन के लिए भी नहीं भेज सकते। ठीक है, उसके बाद है मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यानी ये अलग अलग फंक्शन है। प्लानिंग एक अलग फंक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारे अलग अलग फंक्शन हैं और इन अलग अलग फंक्शंस को एक सीक्वेंस में किया जाता है और कॉन्टिन्यूस किया जाता है। ये लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस चलता रहता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल्स आते हैं, अपनी बहुत सारी डाइवर्स नीड्स होती हैं उन पीपल्स की, और एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप हैव अ डिफरेंट पर्पस। हर एक पर्सन का अलग अलग पर्पस होता है उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का। तो वो उनको किस में काम करना चाहिए, ग्रुप एक्टिविटी में काम करना चाहिए कि उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अपने आप ही इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या हो जाए, अचीव हो जाए। जो बहुत सारे पर्सन्स हैं वो क्या करें, अपना खुद का ऑब्जेक्टिव छोड़कर किस पर ध्यान दें, पहले ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स पर। जैसे ही ग्रुप ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे, उनके जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी अचीव होने लग जाएंगे। फिर उसके बाद है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब होता है मूवेबल। मूवेबल फंक्शन है मैनेजमेंट, जहां पर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो इंटरनल एनवायरनमेंट ही क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो मैनेजमेंट को ये भी देखना चाहिए कि कौन से एनवायरनमेंट इसको इफेक्ट कर रहा है, उसके बदले में उसको क्या करना चाहिए, अपने आप को चेंज करना चाहिए, अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना चाहिए। कि अगर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है तो उस हिसाब से थोड़ा अपनी मैनेजमेंट को चेंज करना चाहिए, यानी जिस हिसाब से उनके एनवायरनमेंट चेंज हो रहे हैं, मैनेजमेंट को भी उस तरह से अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट जो है एक इंटेंजिबल फोर्स है। तो मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स मींस ये दिखता नहीं है, लेकिन इसकी प्रेजेंस तब फेल्ट होती है हमें जब हमारे टारगेट्स अचीव हो जाते हैं, जब एम्प्लॉयज हैप्पी हो जाते हैं और सारे पर्सन सेटिस्फाई हो जाते हैं। और यहाँ पे ऑर्डरनेस रहता है। ऑर्डरनेस का मतलब है बिल्कुल सारा काम ऑर्डर में हो रहा है, कहीं भी कोई चायोस नहीं है, यानी गड़बड़ी नहीं है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है कि जो मैनेजमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि किस तरह के उनको ऑब्जेक्ट अचीव करने हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, कि उनका जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनके प्रति उनका क्या क्या ऑब्जेक्टिव बनता है, गवर्नमेंट के प्रति उनका क्या ऑब्जेक्टिव बनता है, ये सारे उसको देखने पड़ते हैं। फिर उसके बाद इसमें बोला है कि देयर आर, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं 3 तरह से वो कर सकती है अचीव, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट वन इज सर्वाइवल। पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो है सर्वाइवल, यानी जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है एक बिजनेस का वो क्या है, सर्वाइव। यानी मैनेजमेंट को इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से प्लान बनाना चाहिए कि वो सर्वाइव जरूर कर सके ऑर्गेनाइजेशन में। इन ऑर्डर टू सर्वाइव, सर्वाइव कहने का मतलब है कि इसको इतना अर्न करना चाहिए कि रेवेन्यूज जो है उसकी कॉस्ट को कवर कर सके, इतना प्रॉफिट उसको अर्न होना चाहिए। प्रॉफिट का मतलब है कि मैं सर्वाइवल जो है सिर्फ इनफ नहीं होता है बिजनेस को चलाने के लिए, एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी जरूरी है जो क्या कर सके, उसकी कॉस्ट को भी कवर कर सके और जो रिस्क है बिजनेस में उसको भी हैंडल कर सके। उसके बाद है ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हर एक बिजनेस फर्म्स जो है उनको चाहिए कि वो आगे लॉन्ग रन तक जाएं और बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को ग्रो कराएं। तो उसके लिए क्या करना है, उनको कोई भी चीजें एक्सप्लॉइट नहीं करनी है और अच्छे से ग्रोथ करनी है। और ग्रोथ किस तरह से मेजर की जा सकती है, इन द टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। कितने सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हुए हैं जितने हमने एम्प्लॉयज लगाए थे। उसके बाद नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको ये भी देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो बेनिफिट भी दें और सोसाइटी को, क्योंकि सोसाइटी की जब वो प्रोडक्शन करते हैं उस टाइम पर बहुत सारा पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है, तो सोसाइटी को भी कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट देना चाहिए। तो उसके लिए वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो फ्रेंडली मेथड है प्रोडक्शन का वो यूज कर सकते हैं, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं एम्प्लॉयज को। और जो भी डिसएडवांटेज सेक्शन है, यानी जो
सोसाइटी में ज़्यादा अच्छे लोग नहीं हैं उनको भी अगर वो लोग वो दे देते हैं, एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं, तो भी सोसाइटी का कहीं ना कहीं बेनिफिट हो जाता है। फिर उसके बाद है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। क्या क्या पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के? ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल से बनी है और उन सभी पीपल्स की क्या है, अलग अलग पर्सनालिटी है, अलग बैकग्राउंड है, अलग एक्सपीरियंस है, अलग अलग उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को उनकी भी नीड्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जैसे किसी पर्सन की अगर फाइनेंशियल नीड है तो उनको सैलरीज अच्छी दे देनी चाहिए, पर्क अच्छी दे देनी चाहिए। किसी की सोशल नीड है तो उसको अच्छी सी रिकॉग्निशन दे देनी चाहिए। और हायर लेवल नीड्स हैं तो पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट उनको दे देनी चाहिए। यानी पर्सनल ग्रोथ यानी उनको अच्छी से एक ट्रेनिंग दे दी जाए, या जिनमें उनका मन लगता है, जहां पर उनका इंटरेस्ट है, थोड़ा अलग सा फील्ड भी होता है जहां पर पर्सन का इंटरेस्ट होता है, तो उसके ऊपर भी उनको कोई ना कोई ट्रेनिंग या कोई ना कोई अच्छा प्रोग्राम दे देना चाहिए। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है? तो फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। जो मैनेजमेंट है ग्रुप गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। जो टास्क होता है सबसे मैनेजर का इज टू गिव कॉमन डायरेक्शन। कॉमन डायरेक्शन देना है किनको? इंडिविजुअल एफर्ट्स को, कि वो सारे के सारे गोल्स क्या कर सके, अचीव कर सके। उसके बाद मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजमेंट जो है एफिशिएंसी इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है। जो मैनेजमेंट का एम होता है यानी जो मैनेजर है उसका एम होना चाहिए कि कॉस्ट रिड्यूस हो और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो, जिसकी वजह से किसकी वजह से अच्छी प्रोडक्टिविटी हो सकती है? अगर वो प्लानिंग अच्छी करे, ऑर्गेनाइजिंग अच्छी करे, डायरेक्टिंग अच्छी करे, यानी जो मैनेजमेंट फंक्शंस हैं उनको बहुत अच्छे से परफॉर्म करे, तो जो एफिशिएंसी है वो अच्छे से बढ़ सकती है। यानी मिनिमम कॉस्ट, बहुत कम ही कॉस्ट आए उनके प्रोडक्शन में। उसके बाद है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजमेंट है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करती है। यानी हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि एक जैसे ही उनकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया चेंज आए तो उसको फटाफट से वो अडेप्ट कर ले, एक कॉम्पिटिटिव एज पर अच्छे से मेंटेन हो जाए। तो यहाँ पर वही बात बोली गई है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जो मैनेजमेंट है वो हेल्प करती है पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करने में। एक मैनेजर जो है मोटिवेट करता है और अपनी टीम को लीड करता है, जिसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, ग्रुप गोल को अचीव करते हैं, जिसकी वजह से उनका खुद का जो गोल होता है वो आसानी से अचीव हो जाता है। थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप द मैनेजमेंट हेल्प्स इंडिविजुअल टू डेवलप टीम स्पिरिट। यानी जो एक अच्छा मोटिवेटर और एक लीडरशिप क्वालिटी किसी अगर मैनेजर में बहुत अच्छी है तो वो मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता है इंडिविजुअल को टीम स्पिरिट में बनाने के लिए। टीम स्पिरिट यानी एक साथ सारे मिलकर काम करें। उसके बाद है मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट जो है हेल्प करें कि सोसाइटी की क्या हो, डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? जो मैनेजमेंट है वो क्या करे, इट हेल्प्स टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स उनको दे, अच्छी सर्विसेज दे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे, नई टेक्नोलॉजी जैसे ही आई उनको अडेप्ट करे और बहुत सारा ग्रोथ और डेवलपमेंट कराए और उनको बताए कि जो नई टेक्नोलॉजी है उनको कैसे यूज करना है। यानी सोसाइटी की डेवलपमेंट भी मैनेजमेंट बहुत आसानी से कर सकती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट नेचर है जो मैनेजमेंट है वो कैसा है? एज अ आर्ट है। आर्ट क्या होती है? एक स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन होती है जो एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो उनकी पुरानी नॉलेज है, उनको डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव करने में हेल्पफुल होती है। ठीक है, ये तो है सिंपल आर्ट का मीनिंग और यही है सिंपल आर्ट के फीचर्स। बाद में हम इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि मैनेजमेंट क्या आर्ट है या नहीं है। पहली बात है एग्जिस्टिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। ये जो है थ्योरेटिकल नॉलेज से एग्जिस्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है लिटरेचर ऑन डांसिंग, डांसिंग पे भी लिटरेचर है, पब्लिक स्पीकिंग पे भी लिटरेचर है। तो ये क्या होता है, एक थ्योरेटिकल नॉलेज है जहाँ पर थ्योरी पोर्शन ज्यादा होता है। फिर उसके बाद पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। ये क्या है? एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। जैसे दो डांसर्स के बीच में अगर हम कंपटीशन कराएं तो उनके अलग अलग स्टेप्स होंगे, उनका डांस करने का तरीका अलग होगा, दो स्पीकर्स का तरीका अलग होगा, दो एक्टर्स का एक्टिंग करने का तरीका अलग होगा, दो राइटर्स का भी डिफरेंट वे होगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन की दो पर्सन के या हर एक अलग अलग पर्सन के अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं। फिर उसके बाद है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस पर बेस्ड है, जहां पर ये बोला गया है कि अगर जैसे म्यूजिक की यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है 7 बेसिक नोट्स होते हैं यानी 7 सुर होते हैं। तो जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करते जाएंगे उनका जो लेवल है, उनका जो सीखने का मेथड है वो भी बहुत अच्छा होता जाएगा और वो कहीं ना कहीं एक क्रिएटिव मैनर में बहुत अच्छा सीख जाएंगे। तो यहाँ पर प्रैक्टिस की भी जरूरत पड़ती है। ऐसी ही अगर मैनेजमेंट की बात कहें
तो क्या मैनेजमेंट ये सारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, वो देखते हैं। फर्स्ट है एग्जिस्टिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी जो मैनेजमेंट है उसमें भी बहुत सारी थ्योरेटिकल नॉलेज है, बहुत सारा लिटरेचर है, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा कि ये क्या करता है, बहुत सारी नॉलेज को गेन करता है। ये सारा जो बुक पढ़ रहे हैं क्या है, मैनेजमेंट की तो बुक है, तो ये थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करता है। उसके बाद पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, हर मैनेजमेंट के अलग अलग खुद के मेथड्स होते हैं, तो वो अलग अलग वे में मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज को, अलग अलग वे में एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, तो ये भी क्या है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। फिर उसके बाद जो मैनेजमेंट है वो क्या प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड है, तो प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी में क्या है कि अगर इसकी थ्योरी को पढ़ पढ़ के कोई नया नया आइडियाज कई लोगों को आते हैं, तो ये भी क्या है, नई इनोवेशन हो जाती है। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हम लोग क्या निकालते हैं, आइडियाज निकालते हैं, तो ये भी ऐसी एक प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी है, बेस्ड है उन पे, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे। तो यहाँ पे भी ऐसा जाएगा, यानी मैनेजमेंट जो है वो फुली किस पे बेस्ड है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट को हम फुली कह सकते हैं कि वो आर्ट है। उसके बाद है मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट क्या है, एक साइंस है। तो साइंस क्या है, साइंस इज अ सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रूथ्स और द ऑपरेशन ऑफ द जनरल लॉज। यानी कि जो साइंस है वो एक ऐसी बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि क्या करती है, बहुत सारे जनरल ट्रूथ्स और बहुत सारे जनरल लॉज को एक्सप्लेन करती है। उसके बाद नेक्स्ट है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। इसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं साइंस के, उसके बाद हम इसको कंपेयर करेंगे। पहला है कि इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं और हर एक प्रिंसिपल का कोई ना कोई कॉज, कोई ना कोई इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। जैसे यहाँ पे फिनोमिनन दे रखा है कि अगर एप्पल फॉल होगा ट्री से तो ग्राउंड पर जाएगा, तो वो ये क्या है, एक लॉ ऑफ ग्रेविटी है। इसी तरह से फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। प्रिंसिपल किन पर बेस्ड है, एक्सपेरिमेंट्स पर। जो प्रिंसिपल्स हैं एक्सपेरिमेंट पे कैसे बेस्ड हैं, जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं उस तरह से वो लोग नए नए प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करते हैं। फिर उसके बाद है यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी हैं, वैलिड है, एक्सप्लिकेशन है उनकी यूनिवर्सल में। तो जैसे मान लीजिए अगर हमारा एक H2 का फॉर्मूला होता है तो ये क्या है, पूरे यूनिवर्स को पता है, ठीक है, हर जगह पे यही फॉर्मूला यूज होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि मैनेजमेंट में ऐसा होता है कि नहीं होता। सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी यहाँ पर अगर मैनेजमेंट की बात कहें तो अगर हम कहें कि कोई भी डिसीजन लेना है तो उसका वो कॉज देखते हैं और इफेक्ट देखते हैं कि उन डिसीजन को लेकर उसका क्या कॉज हो सकता है और उसका ऑर्गेनाइजेशन पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पर भी पहला वाला जो पॉइंट है वो मैनेजमेंट से रिलेट करता है। फिर दूसरा पॉइंट जो है वो मैनेजमेंट से फिर भी रिलेट करता है। क्यों करता है, क्योंकि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमने पढ़े हैं, पहले पढ़े थे, तो वो प्रिंसिपल्स भी जो हैं किस पर बेस्ड हैं, उनके एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड हैं। बहुत सारे जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने और जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये दिए थे प्रिंसिपल्स, तो ये भी किस पर बेस्ड होते हैं, एक्सपेरिमेंट पर होते हैं। फिर उसके बाद है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी वाला पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट को एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि मैनेजमेंट के जो यहाँ इंडिया में जो प्रिंसिपल्स हैं जरूरी नहीं है कि बाहर भी वही प्रिंसिपल्स काम आए, ठीक है। यहाँ पर जैसे H2 फॉर्मूला है लेकिन कहीं और देश में भी H2 ही रहेगा, लेकिन जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है अगर वो यहाँ कोई और है तो कोई और देश में भी, कोई और जगह पर भी अलग हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी डिफर करते हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन की डेफिनेशन देखते हैं। स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग विच एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड, यानी एक ऐसी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स वगैरह के वजह से भी प्रोफेशन में आ सकता है बंदा, और इसमें जो एंट्री होती है वो कैसी होती है, रिस्ट्रिक्ट होती है, जहां पर आप बिना प्रोफेशन, बिना किसी पढ़ाई के एंटर नहीं कर सकते। उसके बाद इसके क्या बेसिक फीचर्स हैं। बेसिक फीचर में पहला फीचर है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये बहुत वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है जहां पर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस के थ्रू इनको एक्वायर्ड किया जाता है, यानी बहुत सारे जो एजुकेशन होती है उसकी वजह से ये आते हैं। उसके बाद है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। यहाँ पर एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। अगर कोई पर्सन चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ सीए की कैटेगरी में ही आएगा, तो वो उसके अलावा कोई भी काम नहीं कर सकता, यानी यहाँ पर एंट्री रेस्ट्रिक्ट है। अगर आपने मेडिकल पढ़ी है तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, अदरवाइज आप लोग डॉक्टर भी नहीं बन सकते। तो इसी तरह से नेक्स्ट है प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं इनकी
बहुत जैसे इन इंडिया लॉयर्स हैव टू बिकम मेंबर्स ऑफ अ बार काउंसिल विच रेगुलेट्स एंड कंट्रोल देयर एक्टिविटीज। यहाँ पर भी एंट्री जो होती है वो रेस्ट्रिक्ट होती है, और इनमें क्या होता है कि कोई ना कोई सर्टिफिकेट उनको दिया जाता है जो भी कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा जाता है या कोड ऑफ कंडक्ट में बताया जाता है। और उसके बाद जैसे नेक्स्ट है हमारे पास एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है कि यहाँ पर पर्सन को गाइड किया जाता है और उनसे एक शपथ वगैरह भी ली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल टेक द ओथ। ओथ यानी मीन्स होता है शपथ लेना ऑफ एथिकल प्रैक्टिस एट द टाइम दे एंटर इनटू द प्रोफेशन। जैसे ही वो प्रोफेशन में एंटर करते हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं या जो आर्मी पर्सन्स होते हैं, तो इनसे क्या ली जाती है, शपथ ली जाती है कि वो अपने जो उनका वर्क है उसी के साथ काम करेंगे, कोई भी गलत फैसला या गलत काम उसमें नहीं करेंगे। इस तरह से ओथ्स ली जाती हैं। फिर आता है सर्विस मोटिव। इनका जो मेन मोटिव होता है वो सर्विस होता है कि जो उनके क्लाइंट्स हैं उनका इंटरेस्ट वो फुलफिल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, अब इसमें हम कंपेयर करते हैं कि मैनेजमेंट कैसा होता है। पहला है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी बहुत अच्छे से नॉलेज लेते हैं, डिसिप्लिन होता है नॉलेज में। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी कोई वो नहीं है, मैनेजमेंट में आपकी जो वेल डिफाइंड बॉडी है नॉलेज की वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। फिर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, मैनेजमेंट में कोई भी एंट्री रेस्ट्रिक्ट नहीं होती, कोई भी पर्सन मैनेज कर सकता है मैनेजर बनकर। फिर यहाँ पर नो आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब है कि बहुत सारी एसोसिएशंस होती है ना, जैसे कोई भी प्रोफेशन बनने के लिए, लेकिन मैनेजमेंट में ऐसी ज़्यादा कोई एसोसिएशंस नहीं होती हैं। लेकिन अब धीरे धीरे इस प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया गया है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बनाने की जो प्रैक्टिसेस हैं वो भी अब स्टार्ट कर दी हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इनमें आ जाएंगी। फिर उसके बाद है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। मैनेजमेंट में एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं लिया जाता, कोई शपथ वगैरह नहीं ली जाती, लेकिन मैनेजमेंट का जो मोटिव होता है सर्विस मोटिव भी हो सकता है, कई बार नहीं भी होता और कई बार हो भी सकता है। तो इसमें भी ऐसा आ जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट में हम जो आगे चैप्टर्स पढ़ते हैं तो उसमें ये दिखाते हैं कि मैनेजमेंट सर्विस मोटिव के बेसिस पर भी होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि कैसे कैसे लेवल्स हैं मैनेजमेंट के। तो फर्स्ट वन इज टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट जो है वो टॉप पर होते हैं, जो सारे के सारे प्लान्स वगैरह डिसाइड करते हैं और उनको मेड करते हैं। इनमें कौन कौन से पर्सन्स आते हैं, चेयरमैन आ जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स होते हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कि अब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करने में और उसके ऊपर अच्छा से डिसीजन लेने में कि उनका जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हो सकें, अचीव हो सकें। उसके बाद मिडल मैनेजमेंट, कौन से मैनेजमेंट होते हैं, ये एक लिंक बिटवीन होते हैं, यानी ये एक बीच का पर्सन होता है जिसके साथ किस किस का लिंक होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट का। उसके बाद इनको हम फर्स्ट लाइन मैनेजर भी कहते हैं। और इसमें कौन कौन पर्सन्स होते हैं, जो डिवीजन हेड्स होते हैं वो वाले पर्सन्स होते हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया। और फिर इसमें बोला है कि जो मिडल मैनेजमेंट है वो किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, टू इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान्स एंड स्ट्रेटेजीज और प्लान्स को कंट्रोल करने में, उनको इम्प्लीमेंट वगैरह करने में। और फिर उसके बाद यहाँ पर बोला है कि जो प्लान्स फॉर्मुलेट करने में भी ये सारे प्लान्स को फॉर्मुलेट करते हैं जो टॉप लेवल मैनेजर बनाते हैं, और इंटरप्रिटेट करते हैं उन पॉलिसीज को जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाई है, इंश्योर करते हैं कि उनका जो डिपार्टमेंट है उसमें नेसेसरी पर्सनल होने चाहिए, यानी नेसेसरी एम्प्लॉयज होने चाहिए जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देम, और दूसरे पर्सन को ड्यूटीज और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको असाइन करते हैं, और क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि उनका जो गोल है वो अचीव हो जाए, और कोऑपरेट करते हैं अदर डिपार्टमेंट के साथ कि स्मूथ फंक्शन हो सके किसकी ऑर्गेनाइजेशन की। उसके बाद है सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट में क्या है कि यहाँ पर फॉरमैन्स और सुपरवाइजर्स होते हैं, लोअर लेवल पर होते हैं ये पर्सन्स, और इनका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो भी इंस्ट्रक्शंस आई हैं मिडिल मैनेजमेंट ने, जो भी इंस्ट्रक्शंस उनको दी हैं वो सारी इंस्ट्रक्शंस वो वर्कर्स को दे। उसके बाद जो भी वेस्टेज है वो कम होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए गुड्स की,
मटेरियल भी कम लगना चाहिए और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का भी उनको ध्यान रखना पड़ता है, क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट उनका डिपेंड करता है कि कितना हार्डवर्क वो लोग कर रहे हैं और कितना डिसिप्लिन उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन यानी अपने वर्कर्स के ऊपर रख रखा है, कितने वर्कर्स लॉयल हैं ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो फर्स्ट वन इज प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, जो है पहला फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, और ये जो फंक्शन है ये क्या किया जाता है, एडवांस में लिया जाता है, यानी फ्यूचर के लिए किया जाता है और पहले से ही करके रखते हैं प्लानिंग कि आगे हमें क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या आगे काम करने हैं। और ये जो गोल्स होते हैं ये सिंपल और क्वांटिटेटिव फॉर्म में होने चाहिए कि जिसमें आगे जाकर ये क्या कर सके, इनको कंपेयर आसानी से किया जा सके। यानी इसका जो मेन है वो क्या है, व्हाट इज टू बी डन एंड हु इज टू डू इट। व्हाट इज टू बी डन, कौन करे, क्या करना है और कौन करेगा वो काम, ठीक है, ये पहले से डिसाइड कर लिया जाता है प्लानिंग में। उसके बाद है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग। इसमें क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है वो ये देखते हैं कि जो भी वर्क है उनको क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है और दूसरे पर्सन को ड्यूटीज असाइन कर दी जाती हैं, ग्रुप में टास्क दिया जाता है और उनके अंदर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे दी जाती है कि आप इतना काम इतनी अथॉरिटी में और इतनी सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो आप उसमें ही फिर काम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है स्टाफिंग का फंक्शन। बट उससे पहले यहाँ पर एक लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन में। इट डिसाइड्स हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क, कौन वो टास्क कंप्लीट करेगा, एंड वेयर इट विल बी डन एंड व्हेन इट विल बी डन, कहाँ पर होगा और कब होगा, ये सारा किसमें देखा जाता है, ऑर्गेनाइजिंग में देखा जाता है। फिर उसके बाद स्टाफिंग में ये देखा जाता है कि कौन सा पर्सन सही है, यानी फाइंडिंग द राइट पीपल ऑन द राइट जॉब, राइट पर्सन को राइट जॉब में रखना होता है, यानी स्टाफिंग करनी होती है, एम्प्लॉयज को क्या करना पड़ता है, अपॉइंट करना पड़ता है और इन अपॉइंटमेंट के बाद उनको एक अच्छी वो दी जाती है, ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाती हैं और बहुत सारा बड़ा सा प्रोसेस होता है सिलेक्शन करने का भी एम्प्लॉयज को। फिर उसके बाद डायरेक्टिंग में क्या आता है कि ये क्या इन्वॉल्व करता है, इन्फ्लुएंसिंग, लीडिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू देम। उनको लीड करता है, उनको बताता है, उनको गाइड करता है कि उस टास्क को उनको कैसे कंप्लीट करना है। मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर टू की कंपोनेंट्स, ये दो की ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि डायरेक्शन में यूज होते हैं डायरेक्टिंग प्रोसेस में। डायरेक्टिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन, डायरेक्टिंग जो है कम्युनिकेशन इन्वॉल्व करता है। मोटिवेशन का सिंपली मतलब होता है कि क्रिएटिंग एनवायरनमेंट दैट मेक्स देम टू डू वर्क, ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो एम्प्लॉयज को अच्छा लगे और वो काम करें। लीडरशिप में क्या होता है, इन्फ्लुएंस करते हैं पर्सन उनको, यानी जो लीडर है वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि काम को किया जाए बाय द हेल्प ऑफ द एम्प्लॉयज। फिर उसके बाद है कंट्रोलिंग का फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, जहां पर जो हमारा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होती है और जो हमारी जो अचीविंग परफॉर्मेंस होती है उनको क्या करा जाता है, कंपेयर किया जाता है और उसके बाद एक करेक्टिव एक्शन लिया जाता है और अगर कोई भी डेविएशन तब फाइंड आउट होती है। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि डेविएशन 3 तरह की होती है हमारे पास, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है जीरो, एक होती है नेगेटिव। यानी अगर मैंने मेरा जो स्टैंडर्ड था, यानी मेरा जो गोल था वो था कि मैंने 1000 गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, लेकिन मैंने उस टाइम पे 1000 ही प्रोड्यूस कर दिए, तो ये जीरो डेविएशन हो गई। इसमें मेरे को, यानी मेरी जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल ठीक थी, उसी हिसाब से मेरे गोल अचीव हो गए। लेकिन यहाँ पर मेरे 800 हो गए, मान लीजिए उसके अगले साल 800 हो गए, या उसी साल मान लो तो 800 हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब 800 ही मेरी सेल हुई है और मेरा गोल कितना था 1000, यानी मेरी मैनेजमेंट में कोई ना कोई गलती रही होगी, तो इसके ऊपर हमें करेक्टिव एक्शन लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मेरे 1200 हो गए, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आने का मतलब है कि यहाँ पर मैंने कोई बहुत ही अच्छा एक स्ट्रैटेजी अपनाया होगा जिसकी वजह से मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। तो मुझे इस स्ट्रैटेजी को ढूंढना पड़ेगा कि जिसकी वजह से मैं आगे ईयर्स में भी उस स्ट्रैटेजी को क्या करूं, यूज करूं और आगे अच्छे बेनिफिट लूं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कोऑर्डिनेशन।
कोऑर्डिनेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ अ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि एक मैनेजर जब सारी एक्टिविटीज हर एक डिपार्टमेंट की एक जगह पर इकट्ठा करता है, उनको एक साथ लेकर आता है, तो उसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कहते हैं। फिर इसमें आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। पहला कैरेक्टरिस्टिक है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन जो है ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करता है, यानी ग्रुप में काम करवाने में हेल्प करता है। इट गिव्स अ कॉमन फोकस टू ग्रुप एफर्ट टू इंश्योर दैट परफॉर्मेंस इज एज इट वाज प्लान्ड एंड शेड्यूल्ड, यानी जो परफॉर्मेंस है वो वैसी ही रहे जैसे उन्होंने प्लान की थी और जैसे उन्होंने क्या की थी? शेड्यूल्ड की थी। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या देखता है? यूनिटी ऑफ एक्शन को देखता है कि किस हिसाब से उनको एक्शन लेना है। जो कोऑर्डिनेशन का पर्पस होता है वो होता है कि कॉमन पर्पस को रियलाइज कराना पर्सन को, और उनको इंश्योर कराना कि आपने ही ये काम अच्छे से करना है और क्या करने हैं? गोल्स को अचीव करने हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेशन जो है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, जो वन टाइम फंक्शन तो नहीं होता, ये बार बार चलता रहता है। ये स्टार्ट होता है प्लानिंग स्टेज से और एंड कब हो जाता है? कंट्रोलिंग स्टेज पे। लेकिन उसके बाद भी, कंट्रोलिंग के बाद भी ये प्लानिंग फंक्शन पे फिर आ जाता है। ठीक है, तो यानी ये कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेशन में रखना बहुत जरूरी होता है। उन एम्प्लॉयज को कोऑर्डिनेट रखना जरूरी है कि वो अपने जो गोल्स हैं उनको आसानी से अचीव कर सकें। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन हर जगह पर यूज होता है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर कंट्रोलिंग का होना, कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे मैनेजर्स की। इन कोऑर्डिनेशन पर ध्यान रखना पड़ेगा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी पॉलिसीज बना रहे हैं उनको मिडिल लेवल को क्या करना है? फुलफिल करना है, और जो मिडिल लेवल वाले जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के लिए कह रहे हैं उनको लोअर लेवल वालों को करना है। और जो टॉप लेवल वाले हैं उनको ये ध्यान रखना है कि उनके ऊपर से जो, यानी उनके ऊपर भी जो पर्सन्स हैं उन्होंने जो भी कहा है वो सारा काम होना चाहिए। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या बना के रखें? कोऑर्डिनेशन। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन जो है एक डेलिब्रेट फंक्शन है। ये थोड़ा सा नाजुक फंक्शन होता है। डेलिब्रेट का मतलब है थोड़ा सा नाजुक फंक्शन, और ये फंक्शन अपनी मर्जी से करती है ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर ये कहा जाता है कि कॉपरेशन इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में लीड टू वेस्टेड एफर्ट एंड कोऑर्डिनेशन विदाउट कोऑपरेशन में लीड टू डिसफेक्शन अमंग एम्प्लॉइज। यानी कोऑपरेशन, अगर कोऑर्डिनेशन की एब्सेंस है, यानी उस टाइम पे अगर कोऑपरेशन हो रहा है और कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो सारे एफर्ट जो है वेस्ट चले जाएंगे। और अगर कोऑर्डिनेशन है और कोऑपरेशन नहीं है तो जो एम्प्लॉइज हैं उनमें डिससेटिस्फेक्शन पैदा हो जाएगी। फिर लास्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इससे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट है ग्रोथ इन साइज। जो ऑर्गेनाइजेशन है साइज में अगर अपने आप को बढ़ा चाहती है, नंबर ऑफ पीपल्स एम्प्लॉयड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का साइज इंक्रीज होता है वैसे ही जो नंबर ऑफ पीपल्स हैं वो भी इंक्रीज होते हैं, और उसी टाइम पर ये डिफिकल्ट हो जाता है उन सबके एफर्ट्स को एक साथ लगाना, क्योंकि वो पर्सन्स कैसे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग उनकी हैबिट्स हैं, अलग अलग वो सिचुएशन से अप्रोच है, यानी उनके अलग आइडियाज वगैरह हैं, उनका भी गोल अलग है, तो इसलिए मुश्किल हो जाता है उनको एक साथ रखना। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको एक साथ रखा जाए। उसके बाद है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स, डिवीजन एंड सेक्शंस। जो फंक्शंस हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं। जैसे फाइनेंस प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज का डिपार्टमेंट अलग है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, सेल डिपार्टमेंट अलग है। तो यानी हर एक डिपार्टमेंट को भी इंटीग्रेट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसी टाइम पर क्या जरूरी है? कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। उसके बाद है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन में क्या है? मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है। और स्पेशलाइजेशन कहाँ से आती है? जब arises out of the complexities of the modern technology and the diversity of the tasks to be performed, यानी नई नई जैसी टेक्नोलॉजी आ जाती है उस टाइम पे स्पेशलाइजेशन का होना जरूरी होता है, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं। उसके लिए क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन? कई बार स्पेशलिस्ट रखती है, लेकिन स्पेशलिस्ट क्या होते हैं? यूजुअली थिंक वो लोग ये सोचते हैं कि वो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हैं, बहुत ज्यादा उनको नॉलेज है, तो वो अपना खुद का डिसीजन लेते हैं और किसी की भी एडवाइस या किसी की भी सजेशंस वो लोग नहीं लेते।
तो इस एरिया में, स्पेशलाइजेशन के एरिया में भी कई बार कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से जो हमारी कोऑर्डिनेशन फंक्शन है तो उसका होना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, आज आपका इस फर्स्ट रिवीजन सीरीज में फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है और आई होप कि इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिला होगा। ये शॉर्ट फॉर्म में भी है चैप्टर और साथ ही साथ मेन एनसीईआरटी से मैंने पढ़ाया है, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आपके एग्जाम्स में। तो नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएंगी। एंड बाय बाय, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।